नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा टिपिकल चर्चा कर रहा हूँ राजनीति पर। ये दो राजनीतिक विचारधाराओं का आपसी संबंध के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि देश में जो है कोई एक भाषा नहीं है संपूर्ण देश की। तो इसके लिए जो है शुरू से ही त्रिभाषी सूत्र एक अपनाया गया था, जिसका लुब्बे लुभाव ये था कि हर क्षेत्र की वो तीन भाषाएं सीखेगा। एक अपनी भाषा, एक आधुनिक भाषा और एक आधुनिक यूरोपियन भाषा यानी अंग्रेजी, और एक हिंदी भाषा। तो ये साउथ के लिए ये बनाया गया था, और नॉर्थ के लिए बनाया गया था कि वो एक अपनी मातृभाषा जो बोली की भाषा है, दूसरी अंग्रेजी, और तीसरी जो है साउथ की एक भाषा बोलेगा। तो इस पर बड़ा विवाद चला, काफ़ी विवाद चला। 67-68 में तो काफ़ी दंगे भी इस टाइप के हुए, क्योंकि इस फॉर्मूले को जो है, जो साउथ के स्टेट है पर्टिकुलरली जो है, ये तमिलनाडु में इसका बड़ा विरोध हुआ, और अन्ना दुरई और जितनी द्रमुक पार्टियां हैं उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया, और इसको जो है ये माना कि ये भाषा हिंदी को जो है थोपने का प्रयास हो रहा। और दूसरा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हिंदी इतनी समृद्ध भाषा नहीं है जितनी कि साउथ की या अन्य भाषा है। खासकर उनका तमिल भाषा पे बड़ा जोर था। तो ये तो एक बात थी। और बाकी राजनीति, क्योंकि द्रविड़ जो तमिलनाडु है, तो वहाँ जितनी भी द्रविड़ पार्टी हैं उनका जो है ये हिंदी विरोध ही, एक हिंदी विरोध और अब हिंदू विरोध, ये दोनों राजनीति का मुख्य स्तंभ रहा है। तो खैर ये हो गया एक छोटी सी बात जो मैं कह रहा हूँ। जो बात मैं आगे कर रहा हूँ उसका इससे क्या संबंध है। अगर इस त्रिभाषी फॉर्मूला को अपनाया गया होता तो आज के दिन जो चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी BRS, भारतीय राष्ट्रीय समिति, और उनकी बेटी के कविता आज घोटालों में न फंसी होती। अब आप कहेंगे मैं इस बात को कैसे इससे जोड़ रहा हूं, तो मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि अगर ये त्रिभाषी फॉर्मूला लागू हुआ होता और लोगों ने इसे अपनाया अगर होता, तो तेलुगु या कन्नड़ या तमिल या मलयालम, जो 4 अलग भाषाएं हैं, क्योंकि बाकी पूरे भारत में ऑलमोस्ट हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। अगर लेखन नहीं भी तभी आम संचार की भाषा या कामकाजी भाषा के रूप में हिंदी है ही है। तो अगर इन्होंने ये सीखा होता और हिंदी एक सब्जेक्ट होता, तो जो 7वीं 8वीं तक, प्राइमरी 5वीं तक या 8वीं तक जो भी जितना भी वो पढ़ाते, तो उन्होंने हिंदी के कुछ कवि, जो प्रसिद्ध कवि है, उनको पढ़ा होता। जैसे रहीम हो गए, तुलसी हो गए, सूर हो गए, कबीर हो गए, जायसी हो गए। तो ये सामान्य रूप से यही पढ़ाया जाता है 7वीं 8वीं तक, प्राइमरी से लेकर। प्राइमरी में तो खैर 5वीं तक तो केवल लिखना पढ़ना ही होता, इसके आगे ये होता। तो अगर के कविता ने या चंद्रशेखर राव ने अगर हिंदी पढ़ी होती और हिंदी में अगर उन्होंने रहीम दास को पढ़ा होता, तो उनको ये पता होता, उनका ये दोहा अगर उन्होंने पढ़ा होता, क्योंकि ये दोहा अक्सर पढ़ाया जाता है। कुछ लिमिटेड हैं दोहे जो है कबीर के, सूर के, तुलसी के, जो पढ़ाए जाते हैं। तो उनमें एक ये दोहा बड़ा अच्छा है, बड़ा ज्ञान देने वाला है। वो है, बसी कुसंग चाहत कुशल, कह रहीम जिया सोच, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। अब आप कहेंगे कि ये क्या पागलपन है। मैं इसका के कविता या चंद्रशेखर राव या BRS से इसका क्या संबंध है, तो मैं बताता हूँ क्या संबंध है। इस दोहे का तो मतलब सभी लोग, आप हिंदी वाले जानते ही होंगे कि बसी कुसंग चाहत कुशल, कि आप कुसंग के साथ रहने के बाद, गलत लोगों के साथ रहने के बाद भी चाहते कि आपका भला हो, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो पड़ोस, कि समुद्र की महिमा इसलिए घटी क्योंकि उसके पड़ोस में रावण था। तो महिमा क्या घटी कि जब भाई समुद्र तो लांघने लायक नहीं होता है, इतना विशाल समुद्र होते हैं। तो जब रावण जो है सीता माता का अपहरण करके लंका ले गया, तो भगवान राम ने समुद्र से प्रार्थना करी कि जो है हमें रास्ता दे दो।
लेकिन समुद्र ने नहीं माना। बाद में क्या दुर्गति हुई, जब भगवान रामचंद्र जी ने जब बाण निकाला सुखाने के लिए, तो वो प्रकट हो गए और फिर उन्होंने कुछ दोहा कहा, जिस पर आजकल बिहार के जो चंद्रशेखर राव है, यादव हैं शिक्षा मंत्री, और दिलीप मंडल और जो भी ये एंटी हिंदू लोग हैं, उसका अपनी तरफ से जो है व्याख्या दे रहे हैं कि ये शूद्र विरोधी है। खैर ये सब नहीं था, लेकिन क्योंकि वो उनका एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा, तो ये हुआ। तो बाद में जो है उसमें जो है नल नील ने जो है पुल बना दिया समुद्र के ऊपर और लंका तक पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गलत लोगों का साथ दोगे तो आपका अहित ही होगा, आपका अपमान ही होगा। और यही बात जो है बीआरएस चंद्रशेखर राव या के कविता के साथ हो रहा है। अगर ये लोग आम आदमी पार्टी के संपर्क में नहीं आए होते तो आज के कविता को, इनकी बेटी को ईडी के पास नहीं जाना पड़ता, ईडी उनको नहीं बुलाती। और ये सिर्फ बुलाने वाली बातें भी तो 16 तारीख को फिर जाना है। लेकिन जो तार जो जुड़ रहे हैं घोटाले के, ये बड़े दूर तक जा रहे हैं। और आप सब कुछ जानते हुए, आपको सब कुछ पता है कि ये पार्टी कैसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी। ये अन्ना की जो है मानस पुत्री है। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली पार्टी है, जो करप्शन के खिलाफ जो है जिसने आंदोलन किया, और उससे ये जो उपजी पार्टी है आज जो है नंबर 1 पार्टी है करप्शन के मामले में। सबसे करप्ट पार्टी जो है ये है, और टेक्निकली बहुत आगे है, क्योंकि जो इसका मालिक है वो एक IRS है और IIT साथ में है, तो वो थोड़ा तकनीकी रूप से और जो भ्रष्ट हैं उनसे थोड़ा आगे है। जिस आदमी ने, जिस पार्टी ने अपने गुरु को धोखा दिया हो, अन्ना हजारे को धोखा दिया हो, और आपने देखा ही होगा अन्ना हजारे के कई वक्तव्य उसके बाद आए हैं कि ये ऐसा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा निकलेगा, ये होगा वो होगा। जो आदमी अपने बच्चों की कसम खाता हो कि मैं बच्चों की कसम खा रहा हूँ कि मैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूँगा, या उससे पहले जो उनका रिजोल्यूशन था कि हम जो है आंदोलन बना के रखेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, और क्या क्या इन्होंने जो है सभी झूठ बोलते रहते हैं। इनका क्या दिन रात 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 300 दिन, साल भर में 365 दिन सिर्फ झूठ बोलना और नौटंकी करना इनका काम है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपसे छुपी भी ना हो। सारा देश का बच्चा बच्चा इस पार्टी को जानता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और हम तो ये है वो है। इनका कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन साल भर होने को है, जेल में पड़ा हुआ है। सिसोदिया जो है उसका भी अब यही हश्र होने वाला है, और भी कई इनके जेलों में गए हैं। तो सब कुछ जानने के बावजूद अगर आपने सिर्फ एक दोहा पढ़ा होता रहीम दास जी का, बसी कुसंग चाहत कुशल, तो शायद आप इसे परहेज करते, आम आदमी पार्टी से परहेज करते, उससे दोस्ती नहीं रखते और इस दलदल में नहीं फंसते। आपकी और जैसे और पॉलिटिकल पार्टी की कमजोरियां होती हैं, आपकी भी हुई होंगी, जैसे कि जो आपने वादे किए हैं वो वादे फुलफिल नहीं हो रहे हैं, उन पे काम नहीं हो रहा है, जनता नाराज है, या कई किस्म के हो सकते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचार में कूदना, ऐसे लोगों का साथ देना जो स्थापित भ्रष्टाचारी है, जो कांग्रेस से बहुत आगे निकल गए हैं, उनका साथ देने का परिणाम यही होना था कि ये जो सूत्र जा रहे हैं ये दो तरफ जा रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल की तरफ, दूसरी तरफ जो है चंद्रशेखर राव की तरफ जा रहे हैं। और केजरीवाल को तो कुछ नहीं है, लेकिन इनका बहुत कुछ है दांव पे, क्योंकि ये तेलंगाना राज्य जो बना है उसमें चंद्रशेखर राव का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब इस कांड से, इस घटना के खुलासे से जो है इनकी स्थिति जनता में, देश में बड़ी खराब हो जाएगी। कहाँ तो ये वो जाना चाह रहे थे, राष्ट्रीय स्तर पर करना चाह रहे थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल कर भारत राष्ट्र समिति रख देता है उन्होंने, अखिल भारतीय बनने की कोशिश कर रहे थे, और केंद्र में जो है, केंद्र की राजनीति में एक बड़ा नाम उभरना चाह रहे थे। तो सब पे तुषारापात हो गया अगर आपने कुसंग का साथ नहीं दिया होता। और आपने तो जानबूझ करके दिया। समुद्र को तो बेचारों को पता भी नहीं था कि
रावण ने ऐसा किया, सीता माता का अपहरण किया। आप तो देख रहे थे कि ये पार्टी अपने शुरू से लेकर के आज तक झूठ, बवाल, नौटंकी और भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आप देखिएगा इन दोनों का आपस में डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यही संबंध है जो उन्हें बताया कि अगर त्रिभाषा सूत्र अगर लागू हुआ होता तो ये लोग आज उसमें नहीं फंसते। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।